अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज हमने देखा कि एज पर द रूटीन वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसकी सदारत वजीर आजम इमरान खान ने की और फॉलोइंग जो उसकी प्रेसर थी अहम फैसले सामने आए हैं। खास तौर पर जो अगर शुरुआत की जाए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के बाद एक तरह से ये कहना गलत नहीं है कि उसकी गूंज हमने आज इस काबीना के इजलास में भी सुनी और ये तमाम मामलात उसी तरह से आगे बढ़ाए गए जो पीटीआई को वहां से मैंडेट मिला है। फिर सेकंड इसको फॉलो करते हुए पीपल्स पार्टी है, थर्डली पीएमएलएन है, विच इंक्लूड्स ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान में नशिस्तें थी वो भी और आज़ाद जम्मू कश्मीर की अपनी नशिस्तें भी। तो नाजरीन, ये तमाम सूरत हाल है। कल हमने इस पर तफसीली प्रोग्राम किया और इलेक्शंस के जो नताइज हैं उनको हमने एट लेंथ कवर किया। आज भी इसको मजीद इस सेंस में आगे बढ़ाते हैं कि चूंकि आज वफाकी काबीना में एक मरतबा फिर से इस चीज का जिक्र हुआ और साथ साथ नाजरीन पीएमएलएन के तरफ से जो धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनका जवाब देते हुए वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी ने कहा कि चूंकि वहां पर वजीर आजम भी पीएमएलएन का था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी पीएमएलएन के अपॉइंट हुए हुए थे, तो लिहाजा उनके इल्जामात बिलखुसूस पीएमएलएन को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस हवाले से वेट नहीं रखते। हैविंग सेड दैट नाजरीन, ये हमने कल भी इस बात पर रोशनी डाली थी कि असल बात तो ये है कि जो भी लूजिंग पार्टी होती है उनकी तरफ से ये ग्रीवेंसेस एक रोज का मामूल बनता जा रहा है। हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में ये एक सख्त किस्म की एक प्रॉब्लम है जो कि एग्जिस्ट करती है और इसका हल होना, इसका रेजोल्यूशन, एमिकेबल रेजोल्यूशन इसलिए जरूरी है नाजरीन क्योंकि जब तक हम इन मसाइल से नहीं निकल पाते तब तक हम देखते हैं कि ऑपोजिशन में और गवर्नमेंट ऑफ द डे में एक अजीब सी चिपकलिश चलती रहती है और वो रंजिश एक पॉइंट पर जाकर इतनी एग्रीवेट हो जाती है कि जो कौमी मसाइल हैं या जो कौमी इश्यूज हैं वो निगलेक्ट होने लगते हैं, जो कि इन दोनों को मिल बैठना इनका आपस में दरकार करते हैं। इसीलिए आज बात ये की गई कि इंतखाबी इस्लाहात में जो जो भी पेशरफ्त हुई है उसके बारे में बताया गया और नैब कानून के हवाले से भी बात की गई क्योंकि ये दोनों मामलात काफी हद तक जुड़े हुए हैं। नैब कानून के हवाले से भी उसी तरह की शिराकतदारी हमें ऑपोजिशन और हुकूमत में चाहिए। इसके बारे में बात की गई कि इसमें भी कुछ हद तक जो मुज़ाकरात हैं वो नतीजा खेज टू एन एक्सटेंट साबित हो रहे हैं। देखते हैं कि मामला कहां जाकर बैठता है क्योंकि अब हुकूमत की तरफ से भी एक तरह का इस बात पर तो कंसेंसस है कि जो कवानीन है उनमें रद्दोबदल की और उनमें तब्दीलियों की, रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब ये रिफॉर्म्स क्या है, अपोजिशन और हुकूमत वक्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात का मामला जिससे एक प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा ये है कि शायद ये जो धांधली के इल्जामात और फाउल प्ले की एलिगेशंस जो हमेशा लूजिंग पार्टी की तरफ से आयद की जाती हैं वो शायद अगर हल हो पाए तो हम आगे बढ़े इस चिपकलिश से और दीगर जो जरूरी मामलात हैं जिसके लिए अवाम ने मैंडेट दिया है इन तमाम अफराद को और अपने अरकान को, वो मामलात हल हो पाए। तो क्या ये पर्टिकुलर मामला हल हो पाएगा या नहीं, ये भी बात है। दूसरा नाजरीन, एक और जो मामला नजर आता है वो इलेक्शन कमीशन के रिटायर्ड हुए हुए मेंबरान का है क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबर्स है वो रिटायर हो गए हैं। अभी तक इसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू हमने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं देखा है। याद रखना ये जरूरी है कि इसकी जो दौरानिया है या जो मुद्दत है जिसके अंदर अंदर इनको अपॉइंट हो जाना चाहिए वो 45 डेज की है। लेकिन हमने पहले भी देखा था कि जब सिंध और बलोचिस्तान के मेंबर्स रिटायर हुए थे तब भी हुकूमत और अपोजिशन चूंकि एक पेज पर नहीं आ पा रहे थे तो ये भी एक बहुत गंभीर मसला था जो कि इस वजह से इनकी इनकी आपस में एक वर्किंग एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से प्रोलॉन्ग हुआ था और अननेसेसरीली हुआ था। क्या इस मरतबा ये मसला उसी तरह से खुदा ना ख्वास्ता रहेगा या इसमें कोई ब्रेक थ्रू आएगा, ये एक जरूरी पहलू है जिसको हम इस वक्त ऑन ऑन अंडर द डिस्कशन रखेंगे। एक और एस्पेक्ट नाजरीन जरूरी होगा कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से, चूंकि 40% तक जो एलिजिबल आबादी है उसको वैक्सीनेट करने का हदफ इस मरतबा रखा गया है और ये भी काबीना में बात उठाई गई है कि बाय द एंड ऑफ अगस्त 40% तक जो एलिजिबल आबादी है उनको वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। क्या ये हदफ पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और आज जो प्रेसर थी जनाब फवाद चौधरी की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो चूंकि वेरी नियर एंड डियर है तो लिहाजा टैक्स पेयर का पैसा सही जगह लगना चाहिए और इसको इंश्योर करने के लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में जो पैसे जाते हैं या जो अखराजात जाते हैं उनको पीटीआई हुकूमत कम करना चाहती है। और उन्होंने ये कहा है कि जहां जहां जिन जिन सूबों में उनकी हुकूमत है वहां पर ये तमाम चीजें इंश्योर की जाएंगी, दैट इज वफाक में और दीगर जो बलोचिस्तान में जैसे उनकी अलायंस है, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में डायरेक्टली हुकूमत है पीटीआई की,
अब एजेके और गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि इन तमाम जगहों पर सिक्योरिटी के इंतजामात इस तरह से किए जाएंगे कि उनके कम से कम अखराजात हों, और यहाँ पर जो एक शय खर्चियां हैं वहां पर वाज़ेह कमी देखी जा सके। इस सिलसिले में थ्रेट असेसमेंट कमेटी बनाई गई है जो कि बताएंगी कि कितनी थ्रेट है और उसी के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को डिसाइड किया जाएगा। ये फैसला बाय एंड लार्ज कैसा है, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे, और पहले सेगमेंट में हम इन तमाम अहम इश्यूज पर बात करेंगे जो कि आज वफाकी काबीना में उठाए गए हैं। ज्वाइंट बाय वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल में फौरी तारुफ करा दूं, रमेश कुमार साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असेंबली, ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर रमेश, आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, नाजरीन, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मेरे साथ बजरिया स्काइप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। नज़ीर लगारी साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से, तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और आपका तमाम तज्जिया तबसरा इन तमाम अमूर पे हम हासिल करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड नज़ीर लगारी साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। और नज़ीर साहब, अगर मैं आप ही से बात का आगाज़ कर लूँ, अपना इनिशियल रिमार्क, अपना इनिशियल रिएक्शन फरमाइएगा। ये तमाम फैसले जो कि अभी हमने देखे हैं, इसमें से अगर एक मैं रफ एस्टिमेट करूं तो कोई गालिबन 70% वो मामलात हैं जो कि अपोजिशन और हुकूमत वक्त का अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप दरकार करते हैं। क्या ये चीज़ें हो पाएंगी? इलेक्शन कमीशन के रिटायर हुए वे जो मेंबर्स हैं, या इलेक्टोरल इस्लाहात हैं, नैब कवानीन में तरमीम है, क्या देखते हैं आप? मेरे ख्याल में अपोजिशन तो पहले से भी तैयार थी। अपोजिशन तो डिमांड करती रही है, वो कहती रही है कि जनाब हुकूमत सिर्फ एक तरफा कार्रवाइयाँ ना करे, हुकूमत सिर्फ नैब को इस्तेमाल करने और एफआईए को और दीगर इदारों को इस्तेमाल करने की बजाय डायरेक्ट ऑन बोर्ड हो, अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले और जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। अपोजिशन की तरफ से तो ये डिमांड आती रही है, और जब इनके मुज़ाकरात हुए हैं तो हुकूमत खुद ऐसी चीज़ें सामने लाती है जिनके बारे में अपोजिशन डिनाई करती है कि जनाब ये ऐसी चीज़ें तो नहीं हुई थी। इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, अगर एक तरफा हुई तो फिर पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है वो मखदूश हो जाएगा। वैसे ही कोई ऐसा ख़ास अच्छा ना हाल है ना माजी है। मुस्तकबिल हमें एक ऐसा चाहिए जिसमें जमहूरियत हमें लगे कि जमहूरियत मैनिपुलेटेड नहीं है, इंजीनियर नहीं है, ऐसी जमहूरियत नहीं है कि जिसको कठपुतली की तरह चलाया जा रहा हो। जमहूरियत लगे कि जमहूरियत है और जमहूरी फैसले जमहूरी अंदाज में किए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, और ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और बात पे रोशनी डालिएगा कि ये जो लेती है और तमाम चीज़ों इलेक्टोरल इस्लाहात का मामला है, इस पे ऑपोजिशन आपने देखा था कि कहते हुए नजर आए थे कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है और वो कराएं। अलबत्ता हुकूमत इंसिस्ट कर रही थी कि ये पार्लियामेंट का मैंडेट है और हम तमाम को मिल बैठना चाहिए इस मामले पर। आपके ख्याल में ये प्राइमरीली जो ये नुक्ता है, ये क्या ठीक है, और ये मैंडेट किसका है? हाँ, पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी रिजर्वेशन दे दी हैं। उसने बता दिया है कि जो हुकूमत का ड्राफ्ट है वो खुद इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल नहीं है, तो अपोजिशन को कैसे काबिल कबूल होगा। तो उन्हें जब ड्राफ्ट फाइनल किया जा रहा है, जब सजेशंस तैयार की जा रही हैं, तो अपोजिशन को बिठाना चाहिए साथ, और इलेक्शन कमीशन को भी बिठाना चाहिए। या इलेक्शन कमीशन एक अलग इदारा है, सुप्रीम कोर्ट एक अलग इदारा है। इस तरह से जो इदारे हैं उनके रूल्स जो हैं वो हम नहीं बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो है वो पार्लियामेंट नहीं बनाती है, सुप्रीम कोर्ट आज खुद बनाती है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बनना जो है, उसका वजूद में आना तो आइन का तकाजा है, और आइन के तकाजे के तहत सुप्रीम कोर्ट भी वजूद में आती है और इलेक्शन कमीशन भी, और इसी तरह से दीगर इदारे भी वजूद में आते हैं। लेकिन उनके रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो खुद इवॉल्व करते हैं, खुद बनाते हैं। तो पहले तो इलेक्शन कमीशन पर छोड़ा जाए, अगर बात बड़ी चीजें रह जाती हैं तो फिर पार्लियामेंट बैठकर इसके ऊपर बात करे। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन को और अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए ताकि बात आगे बढ़े, क्योंकि इस वक्त बात आगे नहीं बढ़ रही है। हुकूमत ने एक ड्राफ्ट दे दिया और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है, और हुकूमत इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस तरह से पहले भी हुआ था। देखें, जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो जी ये जो वोट की राजदारी नहीं होनी चाहिए, खुलेआम वोट होना चाहिए, इस तरह की बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सूरत हाल को बदल दिया था। लेकिन हुकूमत बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को इस तरह मैच न करे कि वो फिर उनके लिए भी संभालना मसला हो जाए। आज हैं हुकूमत में, कल वो अपोजिशन में होंगे,
और अपोजिशन में ये किस सुप्रीम सूरत कोर्ट में ने होंगे ये वो उन्हें ही मैंडेट मालूम है। लगारी साहब आपने तो देखा मेरा था, वो ख्याल तो ये है इलेक्शन कि कमीशन को चीजों दिया को था। हाँ, और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसके ऊपर ये फैसला लिया था जो कि यकीनन तमाम को ऑनर करना था। लेकिन ये जो आपकी बात है, अब आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर रमेश की तरफ। अगर मैं जाऊं डॉक्टर रमेश, आपकी जानिब क्योंकि नजीर लगारी साहब की तरफ से ज्यादा पॉइंटर्स हैं, तो आप पहले बताइएगा कि ये क्या वजह है ऑपोजिशन को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या ऑन बोर्ड लिया गया है इलेक्टोरल इस्लाहात के हवाले से, और नैब कवानीन ये इस पे भी बताएं कि ये तो आपको डे वन से ऑपोजिशन कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इनको तब्दील करना है। फेयर इनफ कि आप कहते हैं कि आपने भी अपने वक्तों में ठीक नहीं किए, लेकिन अब इस मर्तबा अगर आपके पास हुकूमत है तो क्या अब फाइनली कोई संजीदगी है कि मुज़ाकरात हो पाएंगे और इन कवानीन को हम ठीक करेंगे, या फिर पहले की तरह इस मर्तबा भी नहीं होंगे? देखिए, मेरे बड़े भाई है नजीर लगारी साहब, मना हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद गलतियां की हैं, अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। मैं खुद 20 सालों से इस पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा हूं और मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री सिस्टम के दौरान जो गुजरा हूं, हर वक्त पॉलिटिकल पार्टी ने पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर गेम किया है, कभी भी सीरियस नहीं किया। मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं लेके जाता, माजी में लेके जाता हूँ। जब 64-63 की अमेंडमेंट थी, आसिफ जरदारी साहब ने मियां साहब को कहा कि करो, तो उस टाइम पे मियां शहबाज शरीफ चौधरी साहब ने कहा इस वक्त पीपल्स पार्टी फंसी हुई है जिसकी वजह से कह रही है, और उन्होंने अमेंडमेंट नहीं की। ठीक है। उसके बाद अच्छा डॉक्टर रमेश, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैंने क्विक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मुझे कहा जा रहा है। वील बी बैक, नाजरीन स्टे विद अस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला الصلاة, हय्य अला الصلاة, حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाजरीन, वहीं से रिज्यूम करते हैं। डॉक्टर रमेश, प्लीज कंटिन्यू। आपसे ब्रेक से पहले जो मेरा सवाल था, चेंज होंगे इस मर्तबा ये कवानीन या वैसे ही जूं का तू मामला रहेगा जैसे पिछली हुकूमतों में रहा है? मुना देखें, पहली चीज तो ये कि इस गवर्नमेंट की खूबी ये है कि इसने बार बार ये जरूरी समझा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है, अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म करना है, नैब रिफॉर्म करना है, जुडिशल रिफॉर्म करना है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी का ऑनबोर्ड जरूरी है। और इसी वजह से बार बार कहा गया, इंतजार किया गया। नहीं आने के बाद भी अगर बिल आया असेंबली में तो भी सेनेट कमेटी या प्राइम मिनिस्टर का बजट के दौरान बयान कि आए बैठे, ये इनको खैर मकदम करना चाहिए। और सीनियर पॉलिटिशियन है, पीपुल्स पार्टी और पीएमएल तो दोनों सीनियर पॉलिटिशियन है। कम से कम इनको ये सोचना चाहिए कि माजी की गलतियों से बहुत कुछ गवाया, लोग माजी की गलतियों से सीखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आज भी वो बैठ नहीं रहे। आज वही इलेक्शन कमीशन बनती है जो खुर्शीद शाह और मियां साहब बनाते हैं, उसी के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं कि ये हुआ। यही चेयरमैन नैब ये दोनों लगाते हैं, उसके खिलाफ आ गए कि ये इन्होंने गलत, यही गलत हो रहा है। आज आजाद कश्मीर के हवाले से कब तक ये चलेगा? ये ड्रामा ये कब तक चलेगा कि जो इलेक्शन में हारे वो कहे धांधली? इनफ इज इनफ। मैं समझता हूँ अभी जमहूरियत से लोगों को बेदार नहीं करें। इस वजह से आप आए, बैठे, मिल के रिफॉर्म करें। और उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही आपको वेलकम कर दिया है, आपको ऑफर दे दिए। अगर आप उस ऑफर को कबूल नहीं करेंगे तो भी इस पर इमरान खान एक कमेटी और वो इलेक्शन रिफॉर्म हो, नैब रिफॉर्म हो, वो चीजें इम्प्लीमेंट कर देगा। और फिर आप कहेंगे ओ, यानी कि अगर ये नहीं भी बैठते तो फिर भी ये मामलात आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि वो फिर भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये अच्छा रमेश साहब, ये इल्जाम जो लगाते हैं आपके ऊपर के ऑपोजिशन वाले के आप लोग तो इनको ऑन बोर्ड ही नहीं लाते और आप इनसे सलाह मशवरा ही नहीं करते इस तरह की कानून साजी में, ये आप इसको कैसे रिएक्ट करेंगे इस इल्जाम को? देखिए, ये इल्जाम बाजी एक दूसरे के ऊपर, माजी की एक आदत बनी हुई है पीपुल्स पार्टी की नून लीग के ऊपर, नून लीग की पीपुल्स पार्टी के ऊपर। अभी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी पहली मरतबा जब इक़्तिदार से बाहर निकली हैं तो फिर अभी ये दोनों पीटीआई के पीछे पड़ गई है, मगर ऐसी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हो, वजीर इत्तलात का बयान हो, सारी चीजें आपके सामने है कि हर वक्त उसने ये कहा है कि भाई आप इसको हम वेलकम करेंगे, हम चाहेंगे कि बैठ के इस चीजों के मसले का हल निकाला जाए और कंसेंसस के साथ हो। हर बंदा समझता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को जाना है, उसके लिए कॉन्फिडेंस कंसेंसस जरूरी है। ठीक है, राइट। आप लेकिन आप कह रहे हैं कि कंसेंसस फेयर इनफ, सही है, पर भी कंसेंसस जरूरी है। शाजिया साहिबा से पूछते हैं। डॉक्टर शाजिया, अभी आपने सुना डॉक्टर रमेश को, अब आप बताइए क्या आपका क्या इस पे रिएक्शन है कि नैब हो या इलेक्शन तरामीम, इलेक्शन कवानीन में तरामीम, ये तमाम चीजें और बिलखुसूस नैब के हवाले से सबसे ज्यादा शिकायत आपको हैं, पीएमएलएन को भी हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इन दोनों अदवार में इन लॉज को तरमीम नहीं किया गया। क्या इस दफा ये हो सकता है, नहीं हो सकता? और ये इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स रिटायर हुए हैं इनके मामले पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। पिछली दफा आपको याद है कि ये मामला कितना लंबा चला था और तकरीबन साल तक गुजर गया था, उसके बाद कहीं ये जाके ये रेजोल्यूशन हुआ था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखिए मोना, डॉक्टर रमेश जी सबको मिलके बैठना चाहिए, मिलके चाहिए, मिलके लेजिस्लेशन और कानून करना चाहिए। तो देखिए आसिफ अली जरदारी साहब ने में कहा था जब ये कॉज होगा हम आपके साथ पाकिस्तानी ना एज अ, लेकिन आप ये देखें कि कहाँ से आपको लगता है कि हुकूमत अरकान जो है या हुकूमत
गुजरा जो है इस काबिल हैं कि उनके साथ बैठा जाए। वो जब खड़े होते हैं या तो गालम गलोच होती है या इल्जाम तराजी होती है या कहना होता है कि एनआरओ नहीं। अभी आप रिसेंटली देखें कि जो नैब कवानीन की इन्होंने बात की है, नैब कानून के लिए अलग हैं और के लिए अलग, इनके जितने रेफरेंसेस पड़े हुए हैं नेट में वो सब पड़े हैं और उनको कोई हाथ नहीं डालता है। और यहाँ तक कि उनके लोग गुजरा भी बने हुए हैं। और जब आप अपोजिशन की तरफ देखें तो सबसे बड़ी जो मैं एग्जांपल कहूँगी, खुर्शीद शाह साहब जो 2 साल से नैब की कस्टडी में हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई रेफरेंस तक दाखिल नहीं हो सका है, ना ही उनकी बेल मिल रही है। ये देखिए कि यहाँ पे आके इनके नैब के जो कवानीन हैं या हमारे जुडिशल जो कहाँ जा रहे हैं। तो ये चीजें जब आप मिलके बैठने की बात करते हैं तो आपको भी थोड़ा सोचना होता है। अभी जब नैब के कवानीन में आपने हुकूमत ने अमेंडमेंट्स मांगी थी, जब अपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट दी गई तो उन्होंने कहा कि ये जी अपने गुनाह छुपाना चाह रहे हैं, अपने केसेस छुपाना चाह रहे हैं, ये एनआरओ चाह रहे हैं। जी, जब फैटफ और नैब की तरमीम आप लोग साथ करने बैठे थे, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, उस वक्त बिल्कुल बात नहीं बन पाई थी और बहुत मामला खराब हो गया था। इस दफा क्या आप लोग कोई जैसे कहते हैं ना फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये मामला तो वी आर गोइंग इन सर्कल्स राउंड एंड राउंड, ये तो सुलझ के नहीं दे रहा इस तरह से ना। उसके लिए आपको थोड़ा सा झुकना होता है कि आप देखें कि इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी एक ब्रीफिंग हुई, इसमें वजीर आज़म का ना होना सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो देखिए जब आप मुल्क के वजीर आजम हैं तो आपको याद नहीं है कि आप मुल्क के वजीर आजम हैं, या आपको वो भी मीडिया से पता चलेगा कि आप मुल्क के वजीर आजम हैं, आपको नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जाना चाहिए। तो ये देखिए ये इनकी सीरियसनेस है, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातों को इतना छोटा छोटा लेंगे और कोई आप उस पर सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे लेकिन तो ये लेकिन हालात ये डॉक्टर शाजिया इतना इतना भी जवाब फरमाएं कि आपको तो अब जो लेटेस्ट जो वजीर आजम का नेशनल असेंबली में जो उनकी स्पीच थी उसमें तो उन्होंने खुद बाज़ाब्ता शुरू में ही दावत दे दी थी ऑपोजिशन को। लेकिन ये देखिए कि उनकी दावत के बाद उनके वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके वुज़रा की इल्जाम तराशी वो कहाँ पर हैं। और अगर नैब कवानीन में हमारे सबसे सीनियर सियासतदान हैं जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब, उनको क्यों नहीं बिठाया जा रहा है? जब वो पहले नैब कवानीन के लिए बैठे थे, सारी बातें हुई थी, तो अब क्यों नहीं बिठाया जा रहा है? उनसे उनको क्यों खौफ लगा हुआ है कि वो अगर इस पार्लियामेंट में आ गए तो उनकी जो है वो ऐसी तैसी हो जाए, तो उनको क्यों नहीं लाया जा रहा है वहां पे? और दूसरी बात ये है कि ये लोग जो हैं इतने इनसिक्योर हैं, और ये आप देखें कि आपको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी आपके पास कुछ भी नहीं है। हम जब भी फॉरेन मिनिस्टर से पूछते हैं कि आपके अफगानिस्तान के लिए क्या पॉलिसी है तो वो गालम गलोच करना शुरू कर देते हैं, इल्जाम तराशी करना शुरू कर देते हैं, पिछली हुकूमतों का रोना शुरू कर देते हैं। तो भाई पिछली हुकूमतों को तो आपने लेबल कर दिया कि वो करप्ट थे, वो चोर थे, वो डाकू थे, तो ठीक है सबसे बड़े डाकू को तो आपने जी उनको बना दिया स्पीकर पंजाब लेकिन असेंबली लेकिन का, और ये जो बेटे को मीटिंग हुई थी दिया। नेशनल सिक्योरिटी की, जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी उसमें तो अपोजिशन को बुलाया गया था और अपोजिशन आपको पता है कि काफी लंबी तवील मीटिंग थी विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके तमाम हेड्स वहां मौजूद थे। क्या आपके कंसर्न्स उससे दूर नहीं हुए रिगार्डिंग अफगान पॉलिसी? होना वो तो जाहिर है, हम लोग बैठे थे उसमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? क्या प्राइम मिनिस्टर सबसे सुपीरियर है? क्या वो आइन से भी सुपीरियर है? क्या वो अच्छा नहीं ठीक आ है, सकते? आप कह ये रही है कि लोग उनका जो होना चाहिए था इसमें। कानून करते हैं, ये कानून साजी की बात करते हैं, असल में ये चलते हैं अपनी प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उस पे चलते हैं। जिस तरह से अभी रमेश साहब ने अभी कहा रमेश कि साहब ने भी जी यही अगर कहा ये कि आप नहीं अगर ऑन बोर्ड नहीं आ रहे हैं तो फिर अब वो क्या करेंगे ठीक है। वो कहते हैं, उनका कहना है कि अगर ये नहीं बैठेंगे तो भी कानून पास हो जाएगा। तो जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चला रहे हैं इसी तरह से ये कानून भी पास कर लेंगे। तो देखिए लेकिन नहीं इनकी ऐसा होना नहीं सीरियसनेस चाहिए बिल्कुल, ये दिस इज नॉट द आइडियल वे टू गो अबाउट इट। अच्छा जरा इस टॉपिक को वाइंड अप करने से पहले नजीर लगारी साहब, मैं आप भी इस पहले सेगमेंट को अगर हम वाइंड अप करें, लेकिन आप भी जरा बताएं, दोनों को आपने सुना है, ये तो एक रिकरिंग सा डिबेट है या बहस है जो कि हम बहुत मर्तबा सुन चुके हैं, तो इसमें कैसे ये आप क्या मिडवे कैसे तलाश करें हम इसमें? और एक ये भी बताइएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मेरी गुजारिश थी डॉक्टर शाजिया से, आप इसको रिस्पॉन्ड अगर कर दें कि क्या पहले की तरह खुदा ना ख्वास्ता ये तो नहीं होगा कि इतना लंबा मामला ये लिंगर ऑन होगा जो 45 दिन के अंदर होना चाहिए उसूली तौर पर?
नहीं, एक तो इलेक्शन कमीशन को जो उनके मेम्बरान रिटायर हुए हैं उनको तो फौरी तौर पर फिल करना चाहिए, और लीडर ऑफ अपोजिशन को और वज़ीर आज़म को मिल बैठना चाहिए और उन पर अपनी अपनी सतह पर गौर भी करना चाहिए, और अब लीडर ऑफ अपोजिशन को अपोजिशन पार्टियों से भी मशवरा करना चाहिए कि वो क्या नाम दें। नाम तो आ जाते हैं लेकिन आखिर में पता चलता है कि नाम जो हैं, जो दिए गए हैं, वो कहीं इनके ऊपर नाजिल हुए हैं तो वो दे देते हैं। इसके कभी भी जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब के लिए ना पीपल्स पार्टी का ऑप्शन था और ना नून लीग का ऑप्शन था, लेकिन नाम इन्हीं को पेश करना पड़ा और वो आ गए। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि कल गिरफ्तारी होती है तारड़ साहब की, और तारड़ साहब की ज़मानत हो जाती है और रिहा हो जाते हैं। अभी आज ही गिरफ्तारी होती है नज़ीर साहब की, जो नज़ीर चौहान की, और आज की आज ही ज़मानत हो जाती है। और जी आज ही ज़मानत हो जाती है। हमारे डोमिसाइल का मसला ये है सिंध में, तो डोमिसाइल की वजह से खुर्शीद शाह 2 साल से पड़े हुए हैं, उनकी ज़मानत नहीं होती है। अच्छा, ना उनके ऊपर सॉलिड कोई एलिगेशन है, ना उनके ऊपर सॉलिड किस्म का कोई सबूत लाया गया है, और नैब के जज खुद परेशान हैं कि भाई क्या करें इस केस का जिसके अंदर है ही कुछ नहीं। वो जो बैठकर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स जो हैं उनको समझ नहीं आता है कि हम इस केस को कैसे चलाएं, क्या करें, इसके ऊपर क्या होगा। वो नैब से पूछते हैं, नैब उनकी तरफ देखती है, और दोनों एक दूसरी तरफ देख करके अच्छा जी चलो ठीक है पेशी दे दो। वो बेल के लिए जाते हैं तो बेल भी उनकी रिजेक्ट हो जाती है। आज ही रिजेक्ट नज़ीर लगारी साहब इतना फरमाइएगा कि ये क्या इसमें फर्क नहीं है कि खुर्शीद शाह साहब के हवाले से तो नैब का केस है, वो नैब का मामला है, वेरएस जो आपने तारड़ साहब की, अताउल्लाह तारड़ की बात की, वो तो नैब का मामला नहीं था, और ना ही ये जो एमपी नज़ीर चौहान साहब है इनका मामला नैब का है। नहीं, नैब के मामलात और भी थे ना, सिर्फ ये थोड़ी है कि खुर्शीद शाह साहब का मामला था। नैब के मामलात थे शहबाज शरीफ साहब के, नैब के मामलात थे मोहतरमा मरियम नवाज़ के, नैब कोर्ट के हाँ जनाब हमजा शरीफ थे, नैब के हाँ जनाब शाहिद खाकान अब्बासी थे, नैब के हाँ जनाब ख्वाजा आसिफ थे, नैब के हाँ जनाब एहसन इकबाल थे। सारे के सारे कुछ वक्त गुजार कर आ गए। खुर्शीद शाह जब से गए हैं वो अंदर ही पड़े हुए हैं, और उनके सब भूल चुके हैं कि खुर्शीद शाह नाम के कोई शख्स सियासतदान भी हैं। इसको नैब भी भूल चुका है और पॉलिटिकल पार्टियां भी भूल चुकी हैं। क्या पीपल्स पार्टी को याद है सर प्रोसिक्यूशन करना है? पीपल्स पार्टी को याद पार्टी को तो बहरहाल याद ही होता है। वो पीपल्स पार्टी उनकी पेशियों पर भी जाती है, जाकर बात भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को याद है या नहीं है। खुर्शीद शाह साहब के बारे में एक बड़े, अब सियासत में वो एक बड़ा फिगर हैं, बहुत बड़ा फिगर है सियासत के अंदर। हमें उनका एहतराम करना चाहिए। आप बेल सबको दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको आपने उनके हवाले से ये टूट पड़ेगी, और खुर्शीद शाह से नहीं है कि हाँ, आपने इंफरादी ये बात की है कि वो उनको आपको लगता है कि ये एक आइसोलेशन में केस देखा जा रहा है। डॉक्टर रमेश इसका जरा हमें रिस्पॉन्ड करें। आपको भी क्या ऐसा लगता है? ओके, मैं रिकनेक्ट करती हूँ रमेश साहब को, लेकिन शाजिया साहिबा ये तमाम बातें जो अभी कही हैं, ये नैब वाले जो मामलात हैं, मतलब इसका हल प्राइमरीली सिर्फ इतना फरमाएं कि तरमीम होनी चाहिए, सिर्फ इतना बताएं। अभी डॉक्टर रमेश से जब हमने बात की थी वो ये कह रहे थे कि आपने ये पीएमएलएन के टाइम पर रेफर की थी इस बात को, और उस वक्त इसका कोई हल नहीं निकला था। इसका ब्रीफ आपसे मैं कमेंट लूं, फिर मैं रमेश साहब की तरफ वापस जाऊं। देखिए मोना, पहली बात जो आपने इलेक्शन कमीशन वाली की थी उसकी अगर हम देखें कि आइन की आपने बात की, आइन के हिसाब से तो 45 डेज में उनका फैसला हुआ। मुझे ये बताइए कि ये हुकूमत कौन सा काम जो है वो आइन के मुताबिक कर रही है? कोई भी काम नहीं कर रही है। और दूसरी बात आपने नैब कवानीन की तो मैं आपको याद दिलाती चलूं कि सीएम पंजाब को जब नैब ने बुलाया था तो वो उनकी ये कहा गया कि उनके इंसल्ट की गई है, जबकि इस नैब जो है सीएम सिंध को बार बार बुलाती है, उसके लिए तो कोई आवाज नहीं उठाता कि उनकी इंसल्ट है या उनके ओहदे की या सीएम जी, दिस इज द पॉइंट। ये आप अभी जो बात कर रहे हैं, मैं यही मेरा अर्ज है कि आप दोनों ने कुछ इनफरादी केसेस का जिक्र किया है, क्या इसका हल तरमीम नहीं है? तरमीम इनका हल नहीं है? तो मुझे ये लगता है इसमें तरमीम ये होनी चाहिए कि खुर्शीद शाह साहब को पंजाब का डोमिसाइल ले लेना चाहिए ताकि उनकी भी जल्दी से बेल हो जानी चाहिए। यही एक तरमीम हो सकती है, क्योंकि देखिए जो सिंध के सारे केसेस आसिफ अली जरदारी साहब हों, अदी फरियाल टालपुर साहिबा हों, उन सब के केसेस आप पंजाब ट्रांसफर कर देते हो, और जो पंजाब में हैं उनके तो आप कभी भी सिंध में ट्रांसफर नहीं करते हो।
और यहाँ पे आपने जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन रखी हुई है सिंध के सीएम और पंजाब के सीएम के साथ, आपको सामने पता चल रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या वाकई ये केसेस हैं। आप देखें कि खुर्शीद शाह साहब को अभी तक आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से जब आया है आपके पास केस, तो आपको जल्दी फैसला सुनाना है और उस पर भी आप इतना लिंगर ऑन कर रहे हैं उस केस को। ठीक तो है, मैं मुझे जरा लगता है कि हमें बैठ के बात करनी पूछूं चाहिए इनसे और ये ये रमेश हुकूमत साहब, की आप तरफ जरा नहीं बताएं ताकि फिर मैं आप तमाम के तीनों के मेरे पास फिर पॉइंटर्स मुकम्मल हो जाएंगे। रमेश साहब, एक तो डोमिसाइल का मामला है, तो आप बताएं, आपका तो सिंध का चूंकि डोमिसाइल है, तो ये क्या जो ऑब्जर्वेशंस बताई हैं, शाजिया साहिबा ने भी बताई हैं और नजीर साहब ने भी बताई हैं, ये आपकी देखिए, नजर में मैं इन वैलिड है? बातों के ऊपर यकीन नहीं रखता हूँ। मना बात यह है कि बहुत सारे हमारे लोग भी ये कहते हैं कि हम पीटीआई में है और इस वजह से सिंध में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है, हमें विक्टिमाइज किया जाता है। मैं कहता हूं कभी भी ऐसी बात नहीं किया करें। आदमी के अपने इखलाक के ऊपर बात होती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी की हुकूमत की ये सोच होगी, कब तक करेगी? और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये चीजें नहीं हो सकती। और ये सिंध कार्ड और बलोचिस्तान कार्ड खेलना, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना है। ये जो कार्ड है, मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर ये सिंध कार्ड और पंजाब कार्ड और बलोचिस्तान कार्ड इस तरीके से खेल के और पंजाब और केबीके की बात करते हैं। आज भी अगर आप देखें कि फेडरल सेक्रेटरी है, ये पहली मर्तबा इन चीजों को देखा जा रहा है कि हर इदारे के अंदर सूबों की नुमाइंदगी हो, हर इदारे के अंदर पहली मर्तबा उस तरीके से। और खान साहब की ऐसी सोच नहीं है, जिसकी वजह से बाकी रही बात, आप खुर्शीद शाह की बात करें या उसकी, बहुत मर्तबा ऐसे हुआ नैब के अंदर लूपहोल है, इंक्वायरी लेवल के ऊपर जो अगर नहीं होनी, मैं तो कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारी उसकी होनी चाहिए जो आपसे तावन नहीं करे। यही रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, मगर उस रिफॉर्म के ऊपर अगर ये ब्लेम गेम चलेगा या पार्टी पोजीशन चलेगी कि भाई नहीं आज पीटीआई के दौर में ये क्यों हो, तो ये फिर वक्त गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, जो हुकूमत को समझ में आएंगी। अच्छा डॉक्टर रमेश, आपकी बात पे खासा एतराज उठाया था डॉक्टर शाजिया ने, जब आपने कहा था ना कि एक अगर ये नहीं ताउन करते हैं तो फिर भी हो जाएंगे ये मामला, तो इस पे उन्होंने कहा कि ये तो आप ऑर्डिनेंस के जरिए कर देंगे, उनको पहले ऑर्डिनेंस से ही तो शिकायत है दरअसल। देखिए, ऑर्डिनेंस के लिए हमारी बहन तो अभी आई है। मैं इन चारों हुकूमतों में आपको बताऊं, हर वक्त ये ऑर्डिनेंस का सिस्टम चलता आ रहा है, जो बदकिस्मती है पाकिस्तान की। हकीकत है पाकिस्तान के आइन के अंदर मजबूरी के अंदर ऑर्डिनेंस जरूर इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर कभी भी ऑर्डिनेंस के टाइम पे मजबूरी नहीं होती है। उस टाइम पे ऐसा माहौल पैदा किया जाता है असेंबली, मगर ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। शाजिया उस वक्त नहीं थी, 2008 में भी ये हो रहा था, 2013 में भी हो रहा था, 2002 में भी हो रहा था। आज भी अगर ऑर्डिनेंस का अगर निकालेंगे तो माजी से अभी आपको कम ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। ऑर्डिनेंस का सिस्टम पहले चलता था, हाँ पहले ये था कि मीडिया इस तरीके से ओपन नहीं था, चीजें हाईलाइट नहीं होती थी, एंकर दबे हुए होते थे। आजकल जो है वो थोड़ा सा ओपन माहौल है, हर चीज, थोड़ी सी वीडियो वायरल होती है, थोड़ा सा ऑर्डिनेंस आता है, छोटा सा बिल आता है। आज मैं आपको बताऊं, एक सुबह से एक वीडियो वायरल हुई कि किसी हर कोल के अंदर एक ड्राइवर ने एक हिंदू बच्चे को कहा कि आप भगवान को गाली दो, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, ये पढ़ो। वो वीडियो वायरल हुई, दुनिया के पता नहीं किस कोने के अंदर पहुंच गई। मैंने उसी टाइम कहा कि भाई हर एक इंटरफेथ का मिसाल है। मैंने उसी टाइम एसपी आईजी से बात कर दी, एक एक्शन ले लिया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने उसकी एफआईआर कटवा दी और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने कहा कि स्टेट कटवाई, स्टेट नहीं कटवाई। बिल्कुल, वो शख्स अरेस्ट भी हुआ है। बिल्कुल, वीडियो वायरल, उसके ऊपर यानी आप कह रहे हैं अभी तो बड़ा वाइब्रेंट सोशल मीडिया है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इस तरह की चीजें हो नहीं सकती। अलबत्ता ये कि जो ऑर्डिनेंस के हवाले से बात है, आप उसको बिल्कुल डेमोक्रेसी में ये आइडियल चीज नहीं है, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, तो यस ये नहीं है, आइडियल नहीं है। हाँ, देखो, अब उसके लिए क्या होना चाहिए? ब्रिटिश पार्लियामेंट को हम फॉलो करते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर व्हाइट पेपर और ग्रे पेपर पहले इशू किए जाते हैं लेजिस्लेशन के लिए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। हर बंदा अपनी मुख्तलिफ राय देता है, बजट पहले आती है, बिल पहले आता है 20-20 दिन के अंदर। ये हमने सिस्टम अभी तक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं बनाया है। या तो हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चल ही नहीं रहे, मगर हमारे पास सिस्टम वो चल रहा है। या तो हम इससे अच्छा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आए, कम से कम एक कमांड होनी चाहिए। ये इस किस्म की बातें करना, ये करना, कहना अच्छी बात है,
मगर मैं नहीं समझता कि ठीक इन है, चीजों से लेकिन ये कि आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए। हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये जो कलीदी मामलात हैं इनके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत वक्त वाकई मिल बैठे और ये तमाम मामलात एमिकेबली हल हों, तमाम का इस पे कंसेंसस हो। नाजरीन, क्विकली अपने अगले सेगमेंट का भी इसी कंटिन्यूटी में रुख करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के बाद जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है, उसके बाद अब मालूम होता है कि सियासी तौर पर जो हुक्मरान जमात है वो सोचती है कि सिंध में मजीद अपने आप को मुनज़्ज़म किया जाए और इस सिलसिले में अब जो अगस्त का यानी कि अगले माह का जो पहला हफ्ता है उसके बाद से एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी सिंध का रुख करेंगे और जो बताया जा रहा है वो ये है कि कुछ बड़ी शख्सियात की शमूलियत PTI में मुतवक्के है। अच्छा नाजरीन, हैविंग सेड दैट, इस पे सिर्फ ये प्राइमरी एक बात करें, फिर उसके बाद डिस्कशन को ओपन करते हैं, तमाम की तरफ जाएंगे कि प्राइमरी एक बात ये कर लें कि जाहिर है ये चीज़ कोई गलत नहीं है और तमाम जमातों का सियासी जमातों का हक है कि अगर वो किसी को कायल कर सकते हैं अपनी जानिब आने के लिए तो वो ज़रूर करें, ख्वाह कहीं भी किसी भी मुल्क का वो हिस्सा हो, सिंध में हो या कहीं भी और हो। जैसे कि आसिफ अली जरदारी साहब की मिसाल हम लें, जरदारी साहब जब पंजाब बजट का पैसेज होना था तो उस वक्त वो काफ़ी कुछ अरसे के लिए और काफ़ी रोज़ के लिए वो पंजाब गए थे और लाहौर में उन्होंने जो एक अपना क़याम था वो किया था, मुलाकातें भी की थी, काफिले की लीडरशिप से मिले थे। तो लिहाजा इन बातों में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ये कि हेल्दी बल्कि जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं होनी भी चाहिए। अब ये मामला जाएंगे किस तरफ, क्या कुछ सब्सटैंशियल होगा या नहीं होगा? जरदारी साहब का वो जो लाहौर का दौरा था उसमें तो उस तरह के सब्सटैंशियल गेन्स उन्हें नहीं मिले और पंजाब बजट का जो पैसेज था वो भी बआसानी हो गया। लेकिन अब इस मरतबा जो PTI अपने आप को मुनज़्ज़म करना चाहती है सिंध में, उस हवाले से क्या उम्मीदें रखें और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या लोग फोर्सी कर रहे हैं? और तमाम से पूछते हैं कि क्या कोई टफ टाइम इसमें दे पाएंगे सिंध हुकूमत को पीपल्स पार्टी की या नहीं। अगर है मेरे साथ डॉक्टर रमेश की तरफ मेरी आवाज जा रही है तो डॉक्टर रमेश इस पे आप ही पहले हमें बता दें क्या ख्याल है और क्या मतलब व्हाट इज अप द स्लीव, आपके पास क्या कार्ड्स हैं अब सिंध में जो कि हम एक्सपेक्ट करें? देखिए, इस वक्त नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसकी लीडरशिप के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो PTI है। सब लोग समझते हैं। देखिए, मैं ये गैलप सर्वे की जब बात करते हैं, जब मियाँ साहब की हुकूमत आ रही थी 2013 में, 2012 दिसंबर में ये सारा पता था कि ये माहौल ऐसा बन रहा है और मियाँ साहब हमेशा हुकूमत की बात नहीं करता था, 2/3 मेजॉरिटी की बात करता था। मगर जब मियाँ साहब की हुकूमत खत्म हुई उस वक्त ही ये माहौल बन गया था कि इस वक्त लोग जो है वो अब इस हुकूमत को चेंज चाहते हैं। मगर अभी आप PTI की हुकूमत जैसे आई है, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है कि जो बाय इलेक्शन पंजाब के अंदर हुए, सिंध के अंदर हुए, थोड़ा सा सेटबैक हुआ। मगर इस वक्त जो कश्मीर के हवाले से स्टैंड, अफगानिस्तान के हवाले से जो स्टैंड, इस हवाले से आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा पजीराई मिली है हमारी गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। आप आजाद कश्मीर के अंदर देखा कि इतनी CMLN की मजबूत इलेक्शन थी, उनका ही प्राइम मिनिस्टर था, उनका इलेक्शन कमिश्नर था, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई। ठीक है, ये थोड़ी बहुत शिकायतें हर कोई इल्जाम लगाता है, मगर फिर भी आपने देखा कि और जो गैप सर्वे भी आ रहे थे उस मुताबिक PTI का ग्राफ ऊपर था। मैं समझता हूँ इस वक्त पीपुल्स पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू या ऐसे बातों के थ्रू कहेगी कि हमारे पास ये आ रहा है वो आ रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। जहांगीर तरीन साहब की भी टीम PTI के साथ ही रहेगी, उसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो ज्वाइनिंग होंगी, जो भी होंगी, जो भी आपको चीजें नजर आएंगी वो PTI के अंदर नजर तो क्या इत्तलात हैं डॉक्टर रमेश, कुछ बड़ी शख्सियात कौन सी होंगी और कुछ आप इशारा दे सकते हैं जो कि रुख करेंगी PTI का, अगर कोई आपके पास इस पे इत्तला है? सिंध के अंदर इस वक्त आप देखेंगे अरबाब गुलाम जो एक्स चीफ मिनिस्टर था और वो PDA का पहले सरबराह था, और घर के अंदर एक नाम है, ईमानदारी के एक हवाले से नाम है, इखलाक के हवाले से नाम है, वो PTI में शमूलियत कर चुका है और उसको पूरे सिंध का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और उसको एडवाइजर भी बना रहे हैं। और साथ में आप ये भी देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने भी सिंध के हवाले से बात कर ली है। कश्मीर के हवाले से आपने पहले ही देखा कि अभी हमारा ग्राफ काफी आगे बढ़ चुका है। गिलगित में आपने पहले ही देखा कि ग्राफ काफी आगे बढ़ चुका है। तो मुझे जो लगता है कि सिंध के अंदर
जो घोटकी है, लाड़काना है, आपका नौशरो फेरोज है, मुझे कुछ शख्सियात जो है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, अच्छा। मुझे जल्द मुझे वो लोग पीटीआई के अंदर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अभी भी देखो पीपल्स पार्टी में आसिफ साहब से डरते हैं, जिसकी वजह से, मगर वहां पे भी आपको पता है कि हर वक्त वो एक ग्रुप इनके ही अपने जो इस वक्त असेंबली के अंदर एक बार जो हेड करे उसकी सरबराही में एक ग्रुप बना हुआ है। तो ये चीजें हैं सियासत के अंदर किसी टाइम। सही है। मैं जरा सबका इस पे फीडबैक लूं। डॉक्टर रमेश आपकी तरफ वापस आती हूँ। डॉक्टर शाजिया, आपने सुना घोटकी, लाड़काना, नौशेरो फिरोज से कुछ एक्सपेक्टेड है कि शख्सियात पीटीआई का रुख करें, तो आपको लगता है कि कोई थ्रेट पोज कर पाएंगे आपको? क्योंकि सियासी तौर पर जरदारी साहब भी जाहिर है एक अपसेट देने के लिए गए थे, उन्होंने पंजाब का रुख किया था, तो इस मरतबा क्या इनकी तरफ से अगर इस चीज का एक कोई आप उसको फॉल आउट कह लें आ रहा है आपकी तरफ, तो कुछ हो पाएगा? देखिए मोना, मैं तो शुक्र अदा करूंगी अल्लाह का कि इमरान खान साहब को याद आ गया कि सिंध ही उनका है, कि वो उस तरफ रुख कर रहे हैं। बाकी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या सिंध की आवाम, उन्होंने जिस तरह से अभी बाई इलेक्शन में पीटीआई को रिजेक्ट किया है, वो तो मुंह का सबूत है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के लिए कितनी दहाइयों से जो है वो उनके खिलाफ साजिशें होती रही हैं। चले इनको भी आने दें, इनको भी देख लेंगे, कोई बात नहीं है, और अवाम जो है वो इसका जवाब दे देगी। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से जितना भी डिलीवर हुआ है, या जिस तरह से अवाम ने इनको बाई इलेक्शन में रिजेक्ट किया है, तो जो भी इलेक्शन होगा या जिस तरह से भी इनको आना है, ये आए, इंशाल्लाह देखा जाएगा। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं, और जहां जहां इनको लगता है कि लोग खुश हैं और सुकून में हैं, वहां पे ये पहुंच जाते हैं, वहां पे इंतशार फैलाने में। अभी कश्मीर में आप देख लें कि जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की है, जिस तरह से लोगों में पैसे बांटे हैं, और जिस तरह से इन्होंने वहां की इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनको जिस तरह से जवाब दिया है, उस वजीर को साथ ले लेके घूमे हैं जिसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बैन किया था। और उस वजीर की स्पीच के बाद प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है। तो ये इस तरह की चीजें करते रहते हैं, और ये इनके पुराने ये जो एक हथकंडे हैं। इत्तला दी है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शाजिया, ये घोटकी, लाड़काना, नौशेरो फिरोज से कुछ शख्सियात, आपके पास है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या आप इसको रद्द करती हैं? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं देखें, इनको जरूर आने की कोशिश करने दें। देखें, ये देख लें कोशिश, जब बाय इलेक्शन में अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, और अभी रिसेंटली आपने देखा है सारे बाय इलेक्शन, चाहे कराची के हों या अंदरून सिंध के हों, ये सारे इलेक्शंस का रिजल्ट्स आपको पता है। तो इनको कोशिश करने दें, इंशाल्लाह देखा जाएगा। वो तो चले, हक है सबका। और अगर वक्त ने इजाजत दी तो जरदारी साहब के जो लाहौर का उनका स्टे था, उसके ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे कि वहां क्या हुआ और क्या वजह थी कि जिस वजह से एज सच कोई अपसेट नहीं हो पाया। लेकिन नजीर लगारी साहब, दो हमारे पास फैक्ट्स हैं। एक तो बाई इलेक्शन का, राइटली सो डॉक्टर शाजिया ने बताया कि वो अपसेट हुआ, और खास तौर पर जैसे कराची का था, जैसे इलेक्शन था जो फैसल वावडा साहब की सीट थी, ये तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन ये बताइए, साथ साथ जीबी का इलेक्शन, एजे के इलेक्शन, ये वो चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट को और हुक्मरान जमात को सपोर्ट कर रही हैं। उससे पहले गैलप सर्वे ने भी ये बात कही थी और उन्होंने भी ऐसी ही एक फोरकास्ट दिया था। तो किसके ऊपर ज्यादा हम इन्हिसार करें? एक तो गैलप सर्वे के बारे में मुझे हमेशा रहा है, पिछले 50 साल से मैं इसके सर्वे को देखता आ रहा हूँ, और मैंने इसके जो बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, ये गैलप सर्वे कोई चीज़ नहीं है, और इसका कोई साइंटिफिक ना रीज़न है ना साइंटिफिक। 10-8 आदमियों से बात कर ली और उसको एक सर्वे की रिपोर्ट बना ली, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। और अब भी ये जो इन्होंने जीबी के बारे, अपना आज़ाद कश्मीर के बारे में जो इन्होंने अंदाजे लगाए थे, वो सब गलत साबित हुए हैं, वो सब सच साबित नहीं हुए। उन्होंने पॉपुलरिटी में पीटीआई को नंबर 1 दिखाया था और पीटीआई जीत रही थी। पीटीआई क्यों जीत रही थी, उसकी दो बड़ी वजूहत थी। एक वजह यह थी कि इस दफ़ा इलेक्शन चोरी नहीं हुए, उम्मीदवार चोरी हो गए थे। यानी PMLN के उम्मीदवार तो सारे चले गए अक्सर पीटीआई में, तो PMLN कहाँ से इलेक्शन लड़ती। इस तरह से पीपल्स पार्टी की जो नज़रियाती वर्कर थे वो सारे के सारे कामयाब हुए, एक आध के अलावा जो जिसको आज उसको हार्ट का वो हुआ है। मुझे अल्लाह से दुआ है कि
साहिबजादा अशफाक जफर जो है वो जल्दी सेहतयाब हो, नौजवान है, बच्चा है वो, और उसको जिस तरह से हराया गया है और जितवाने के लिए, क्योंकि उसकी जो यकीनी हार थी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की, वो उनकी हल्का 33 से 32 से हार यकीनी थी और 33 से वो जो है जीत रहे थे, लेकिन 33 में उनको हराया गया। वहाँ पीटीआई का उम्मीदवार आया और यहाँ पर अशफाक जफर साहब को हराया गया और उनको कंपनसेट किया गया। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गुस्से का इजहार करे थे जो वजीर आजम है आज़ाद कश्मीर के, वो तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के दौरान कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिसको कहा जाए कि यहाँ पर कोई धांधली हो रही है। 4 बजे तक यही जो वज़ीर आज़म हैं फारूक हैदर साहब, वो तो बड़ी खुशी से बता रहे थे कि जनाब बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है, स्मूथ है, और 4 बजे तक तो उनसे बात हो रही थी, हमारा मीडिया ही बात कर रहा था और वो हर चीज़ से मुतमईन थे। और 5 नज़ीर बजे के लगारी बाद साहब, जब रिजल्ट की तरफ ये गए उन्होंने तो वो एप्रीहेंशन नाराज तब भी दी, हो गए और आपने उन्होंने देखा आज प्रेस मरियम साहिबा ने ट्वीट भी किया था, उन्होंने कहा कि रिजल्ट से एक टाइम पर आके हॉल्ट हो गए और फिर दोबारा से आना शुरू हो गए। उस पॉइंट पे उन्होंने कहा कि ये जी यहाँ फाउल प्ले हुआ है। आप इसको कैसे, क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हेर फेर ज़रूर हुआ होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ है कि अपसेट हो जाए। हमने अंदाज़ा लगाया था, एक एक हल्के का हमने अंदाज़ा लगाया था और हम सोच रहे थे कि 19 से 20 सीटें लेगी पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है 9 से 13 के दरमियान उसकी सीटें होंगी। और पीएमएलएन की सीटों के बारे में तो बहुत कम अंदाजे थे कि उसकी सीटें जो हैं वो 3-4 होंगी, वो तो 6 ले गए, ये बहुत बड़ी बात है। एक हम इस तरफ नहीं जाते हैं, सिंध की तरफ आते हैं। आप सिंध की बात कर रही थी 3 अजला के बारे में, लाड़काना और नशोरो फिरोज और घोटकी से इनके पास अली गौहर महार होंगे और उनको शामिल कर लेंगे और कहेंगे कि जनाब हमारी पार्टी अमीर हो गई है। लेकिन अली गौहर महार जो हैं उनके कैंडिडेट बहुत बुरे तरीके से हारे हैं इस हालिया इलेक्शन में, जिसमें मोहम्मद बग महार जीते हैं और अली गौहर महार के उम्मीदवार हारे हैं और बुरी तरीके से हारे हैं। दूसरी तरफ जो है वो लाड़काना से अब्बासी ख़ानदान चला जाएगा। उनकी बेगम अशरफ अब्बासी बहुत बाबाकार थी पीपल्स पार्टी में, बाद में उनके जो साहबजादे हैं वो एक तरफ हो गए थे, मुनव्वर अब्बासी, और उनको अब अलग करने में भी नाहिद खान का हाथ था, क्योंकि नाहिद खान डिस्टेंस हो गया था पार्टी लीडरशिप से भी और हर चीज़ से। उनके बारे में बड़े सवालात अब भी मौजूद हैं और पहले भी मौजूद थे। और पार्टी जो है का नुकसान जो है, एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में पार्टी को जो बड़ा नुकसान था वो नाहिद खान की वजह से पहुंचा। अल्लाह करे कि उनको इमरान खान साहब को वो कबूल हो जाएं और वो उनके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर कर दें। नौशरा फिरोज में जतोई खानदान है और उनका ज़्यादा इम्कान है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर की नहीं कोई सेटबैक नहीं होगा। उनके होने से मसाइल थे, उनके होने की वजह से पार्टी खुद मुश्किलात का शिकार थी। वो मुझे देखें, बात चीज़ें तो मेरे इल्म में हैं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से 6-6 घंटे 8-8 घंटे हमने बात की और मजाक हमने गुफ्तगू की थी उनसे, और हम एक तज्ज़ियाकार के तौर पर, एक सहाफ़ी के तौर पर हमारी बहुत बहसें हुई हैं और वो उनकी क्या मजबूरियां थी जो भी रही होंगी, लेकिन नाहिद खान की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। मैं पंजाब में खास तौर पर नुकसान हुआ है, टिकटों की तकसीम में वो बैठकर जिस तरह से कमेंट करते हैं, पार्टी में जिस तरह से नज़ीर साहब आपकी इजाजत से जरा शाजिया साहब, बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है, ऐसा ही है जैसा नज़ीर साहब कह रहे हैं, आप एंडोर्स करेंगी उनकी बात को रिगार्डिंग नाहिद खान साहब? देखिए जी, ये तो सबके सामने है और नज़ीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तो मेरे ख्याल में उनका जो तज्ज़िया होगा वो मेरे ख्याल में बहुत परफेक्ट ही हो सकता है और आपके सामने है ये सारी चीजें। तो अब जो चीजें माजी में गुजर चुकी हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको कवर अप करें और आइंदा इस तरह की गलतियां ना करें। उन्होंने अलबत्ता काफी संगीन इल्जामात भी लगाए थे मोहतरमा की शहादत के हवाले से। और ये अगर डॉक्टर रमेश आपका कोई वन लाइनर है तो मुझे बताएं, फिर मैं वाइंड अप करूं। देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हवाले से बहुत मजबूत है। खुदारा सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जातियात को खत्म करके बैठे मिलके इस पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज को मिलके हल कर सकते हैं, वैसे नहीं हल हो सकता है। और अगर एक दूसरे के ऊपर कीकर उछालते जाएंगे तो ये वक्त गुजर जाएगा मगर टाइम दोबारा हाथ में नहीं आएगा। और जिंदगी एक मरतबा मिलती है तो जिंदगी को जितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके तो आपकी अपने आप के ऊपर भी मेहरबानी होगी और खुदा के
जो ये मखलूक है उसके ऊपर भी मेहरबानी हो। ठीक, बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि वक्त गुजर जाएगा और खासा वक्त हम पहले ही गुजार चुके हैं। थैंक यू टू एवरीबडी, टू द लेडी एंड जेंटलमैन। आज के लिए नाजरीन इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हम मजीद ज़ाहिर है इसके ऊपर जो एक फॉलो अप होगा कल भी कोशिश होगी इंशाल्लाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।